आजकल दूल्हा दुल्हन अपनी शादियाँ खुद प्लान करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तो आजकल शादियाँ इंजॉयमेंट का बहुत बड़ा साधन बन गई है। तो मैंने बताया ना, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। वो भी हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो भी हैं जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास भी है, और अति सामान्य लोग भी हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हमारे जैसे लोग अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम उनको रिबेट में, या फिर अमीरों की एक जमात है, अपर मिडिल क्लास की भी एक जमात है, लेकिन ज़्यादातर लोग सामान्य हैं। तो जब ये सामान्य बच्चे या परिवार बड़े लोगों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो इनको डिफ़िकल्टी आती है। तो बच्चों ने ख्वाब तो बड़े बड़े देख लिए, और जब पूरे नहीं होते तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत, एक खूबसूरत जीवन की शुरुआत ये लोग करने जा रहे हैं। अपेक्षाएं भंग होने पर ये शुरुआत ही ख़राब हो जाती है। तो जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, कवि नीरज का एक दोहा है कि कागज़ की एक नाव पर है ये आज सवार, कागज़ की एक नाव पर आज है सवार, प्रेम का दरिया प्रेम से प्रेमी करेंगे प्यार। तो शादी में सिर्फ प्रेम की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। प्रेम ही है जो शादी को खुशहाल बनाता है और शादी के बंधन को ज़िंदगी भर के लिए खुशहाल रखता है। शुभविवाहाची गुरुकिल्ली TSTS आपलं चॅनल, थोडं साधं थोडं सोपं। तो संगीता मैडम, विवाह में संगीत का प्रचलन किस तरह से शुरू हुआ? शादियों में गीतों का प्रचलन बहुत पुराना है। राजस्थान में जैसे शादियों में महीने भर पहले से महिलाओं को आमंत्रित किया जाता था। घर घर घूम के कोई नाई उनको इनवाइट करता था, और ये महिलाएं सब दोपहर में इकट्ठी होकर खूब अच्छे अच्छे गीत गाती थी। यहाँ तक कि संगीत तो सबके बस की बात नहीं है, सुरीले सब लोग हो ये ज़रूरी नहीं। तो कुछ महिलाएं प्रोफेशनल तौर पे ये काम करती थी, तो उनको अपॉइंट किया जाता था। कुछ उनके रेट फिक्स होते थे, कुछ सोने चांदी की डिमांड होती थी, और उनको कपड़े, पैसे, गिफ्ट्स देकर उनको अपॉइंट किया जाता था। ये महिलाएं गाती थी और इनके साथ बाकी सारी महिलाएं कोरस में गाया करती थी। और इस तरह से रोज़ दोपहर को ये महिलाएं गीत गाया करती थी, और इनके लिए रोज़ नए नए नाश्ते बनते थे, पकवान बनाए जाते थे। और पंजाब में भी ढोलकी पर गीतों की परंपरा है। सिंधी लोग भी इस तरह के गीत गाते हैं। उत्तर भारत में भी ढोलकी पर महिलाएं बैठ के गीत गाया करती थी। इन सब चीज़ में एक कॉमन बात थी कि इनमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, ये सिर्फ महिलाओं का होता था। तो धीरे धीरे इसको लेडीज़ संगीत के नाम से भी जाना जाने लगा। पंजाबी महिलाएं ठुमकती भी थी। उत्तर भारत में भी जब गाती थी तो कोई मन चली महिला उठ के डांस कर लेती थी। और राजस्थान में घूमर की प्रथा बहुत पुरानी है, उसका बहुत लंबा इतिहास है। राजा रजवाड़ों में भी है। राजस्थान में जब भी कोई उत्सव होता है, शादी होती है, बच्चे घर में पैदा होते हैं, या फिर कोई त्यौहार होता है, तो घरों के इवन संभ्रांत महिलाएं, कुलीन महिलाएं, राजे रजवाड़ों की महिलाएं, ये अपने घर के आंगन में घूमर नृत्य किया करती। लोक नृत्य है तो घूमर नृत्य किया करती, लेकिन उसमें भी पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। अच्छा। जो संगीत आज हम देख रहे हैं, इसका इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना, लिखित रूप में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसका ज़्यादा पुराना नहीं है। क्योंकि जैसे मेरी उम्र 60 वर्ष है, मैंने अपनी शादी से पहले तक संगीत, और मैंने जैसे बताया कि हम काफ़ी हाई फाई लोगों में रहे हुए हैं, तो मैंने ऐसा संगीत जो आजकल जैसा होता है वैसा संगीत नहीं देखा जी। मेरी शादी में पहली बार कोई ऑर्केस्ट्रा आया था, या कभी कभी कुछ बच्चियां डांस कर लेती थी, लेकिन इस स्वरूप में संगीत नहीं था। ये राजेश जी, हमारे जीवन में हिंदी फिल्मों का बहुत प्रभाव है। भारतीय जीवन फिल्मों के इर्द गिर्द और उससे प्रभावित रहा है हमेशा। हमारे जीवन की छोटी से छोटी बातें फिल्मी दृश्यों से, फिल्मी गीतों से जुड़ी हुई है। हम कुछ भी अपना याद करते हैं तो फिल्मी गीतों के माध्यम से हम अपनी चीज़ें याद करते हैं। तो शादी भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुई। आपको याद होगा 1994 में मुझे लगता है अगस्त, शायद, हम आपके हैं कौन, सूरज बड़जात्या की एक मूवी आई थी। उसमें पहली बार शादी को बहुत एग्जैजरेट करके और बहुत लेविश तरीके से दिखाया गया था। और उसके प्रभाव में मेरा जो अनुभव है,
मैंने 94 में ये फिल्म आई और 95 में पहली संगीत रजनी नांदेड़ में की। अच्छा। तो 94 से मैं जिस इतिहास की बात करती हूँ, तो मेरा इतिहास 94 से शुरू हुआ। उससे पहले छोटे बच्चे इधर उधर कुछ कुछ कर लेते थे, लेकिन इस तरह के मंच बनाकर उस पर संगीत प्रेजेंट नहीं किए जाते थे। और इसको स्टेब्लिश किया 1999 में। आई एक दूसरी मूवी, मेरे ख्याल से राजश्री प्रोडक्शन की, हम साथ साथ हैं। हाँ। उस फिल्म में बाकायदा मंच पे फिल्मी कहानी में संगीत दिखाया गया। ये घर के लोग जिसमें सज धज के अलग अलग तरह की चीज़ें लेकर आए, तो वो जो आज संगीत हम देखते हैं उसका मुझे लगता है श्रेय जाता है इस फिल्म हम साथ साथ हैं। उसके बाद से ये जोर पकड़ता गया और धीरे धीरे ज़्यादातर पहले मारवाड़ी समाज ने इसे अपनाया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता, यहाँ ये चीज़ें शायद पहले शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे छोटे शहरों में इन फिल्मों का प्रभाव और उन बड़े शहरों का प्रभाव संगीत लेकर आया। अच्छा, तो अभी जो संगीत है ये फिल्मों की देन है, आप कह सकते हैं। फिल्मों से इंस्पायर होके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिल्मों के हीरो हीरोइन जिस तरह सेलिब्रिटी होते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। शादियों में भी दूल्हा दुल्हन 2-4 दिन के सेलिब्रिटी होते हैं। यस 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 यस। और हर कोई चाहता कि मेरी लव लाइफ या मेरी शादी भी हीरो फिल्म के जैसे एक कहानी बने। इसमें एक छुपी हुई मानसिकता है, साइकोलॉजिकल आप इसमें बोल सकते हैं। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि हर व्यक्ति को मंच पे खड़े होकर तालियां बटोरने का शौक है। वो चाहे कितना ही इंट्रोवर्ट हो, शर्मीला हो, उसमें चाहे कोई कला हो ना हो, लेकिन ये उसे पसंद होता है कि वो मंच पे खड़ा है और लोग उसको तालियां उसके लिए बजा रहे हैं। या फिर जो हीरो हीरोइन होते हैं, चाहे हम उनको कुछ भी कहें, बोलने के लिए उनको लाइटली, लेकिन हमारे अंदर वो उनकी छवियां इस तरह से विराजमान हैं कि हम अपने आप को उनसे जोड़कर देखते हैं। हमने फिल्मों से बहुत कुछ सीखा है। हमने प्यार करना भी फिल्मों से सीखा है, रोमांस करना भी फिल्मों से सीखा है, और सुख तो छोड़ दीजिए आप, हमने गमों को सेलिब्रेट करना भी फिल्मों से सीखा है जी। आप देखिए, बहुत दुखी आदमी वैसे अजीब अजीब से गाने लगा लेगा, ऊपर उठा ले, क्या दुनिया बनाई बनाने वाले ने। इस तरह से हम अपने गम को भी गीतों के माध्यम से और उन यादों के माध्यम से सेलिब्रेट करते हैं। तो फिल्मों का असर डेफिनेटली शादियों पर भी पड़ा है। क्या महाराष्ट्र में भी उसी दौर में संगीत का प्रचलन शुरू हुआ? मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, जो पहला 1994 में मैंने संगीत यहाँ करवाया। तो लेकिन समाज मारवाड़ी था जी। पहले राजस्थानी मारवाड़ी परिवारों में ही ये संगीत रजनियाँ हुआ करती थी। अच्छा। और धीरे धीरे उनकी शादियों में जैसे सब लोग जाते हैं, तो पंजाबियों में, सिंधियों में, फिर अब तो महाराष्ट्र के घर घर में, इवन मराठी परिवारों में भी संगीत आ गया है। अच्छा, 94 में जो आपने पहला संगीत समारोह किया था जी, वो किस तरह का था? वो मुझे याद है, मैं 93 में आई थी, नई थी, लेकिन मैं मेडिकल कॉलेजेस में गैदरिंग करवाया करती थी, सालाना गैदरिंग। तो लोगों को जानकारी हो गई थी कि कोई है जो इस तरह के कार्यक्रम कराता है। तो एक महिला मेरे पास अपने कुछ मित्र को लेके आई और बोले इनके घर में शादी है और आपको संगीत रजनी आप करेंगे क्या? तो मेरा काम था, मेरा शौक़ है, तो मैंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन उस समय भी क्या बोलते हैं, थोड़े छोटे लेवल पे होती थी। वो राजेश इन में हुई थी, राजेश इन बोल के एक सोमेश कॉलोनी में है, वहाँ पर हुई थी। तो एक छोटा सा मंच बनाया था जिसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं था। मुझे याद है उसकी एंकरिंग भी मैंने की थी। और उस शादी में बच्चियों ने, महिलाओं ने ज़्यादा भाग लिया। उस समय भी दूल्हा दुल्हन का ज़्यादा ट्रेंड नहीं था और घर के पुरुष वर्ग भी कम भाग लेते थे। उस घर के, उस परिवार के कुछ पुरुषों ने छोटा सा एक आइटम किया था और उसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और फिर उसके बाद वो एक प्रचलन शुरू हो गया। एक समय ऐसा था कि नांदेड़ के घर घर में मैंने संगीत रजनियाँ कराई है।
तो कभी ऐसा होता था कि किसी घर में मैंने नहीं भी कराई तो लोगों को ये इम्प्रेशन आता था कि ये उन्होंने ही करवाई हुई है। इतना ज़्यादा हाँ उसका प्रभाव आ गया था घर घर में, खासकर मारवाड़ी परिवारों में। अच्छा, और मराठी परिवारों में? मराठी परिवारों में बहुत देर से आई। मराठी परिवारों की बच्चियां या लेडीज़ कभी कभी आती थी तो घर में बताए भी ना आती थी मेरी क्लास में, और बोलती थी मैम आपको कोई पूछे तो बताइएगा मत कि हम डांस सीखने आए हैं। कि महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ में शायद डांस को अच्छा नहीं समझा जाता, और ये शायद ये छोटा शहर है तो यहाँ की मानसिकता थोड़ी सी अलग ढंग की है। तो मुझे याद है आज से कोई 15-20 साल पहले एक बच्ची जो मेडिकल प्रोफेशन में मेडिकल में पढ़ाई कर रही थी, वो अपने घर में बिना बताए मेरे पास आती थी, और वही एक बार कुछ बच्चों को लेके आई कि हमारे घर में शादी है। एक बड़ा परिवार है, यहाँ का प्रतिष्ठित बड़ा परिवार है नांदेड़ का, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो हर साल शादियाँ होती रहती है। तो वो बच्ची लेके आई कि हमें बड़ी मुश्किल से हमें परमिशन मिली है, और कहाँ करोगे? तो उसने बताया घर की छत पे ही परमिशन मिली है, बाहर करने का नहीं मिला हमें परमिशन, और कौन करेगा? तो घर के बच्चे, बॉयज़ नहीं सिर्फ गर्ल्स करेंगी। तो इस तरह से उनके परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सुंदर उन्होंने संगीत रचना की, बच्चे हैं तो डांस वगैरह कर पाते। धीरे धीरे उनके परिवार में 1 से 2, 2 से 3 यूँ बढ़ते बढ़ते, और पिछले तीसरे चौथे मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले आशीर्वाद गार्डन में कम से कम 3-4 हज़ार लोगों के बीच में उनके परिवार की एक बहुत बड़ी संगीत रजनी हुई, जिसको आप करोड़ों की शादी बोल सकते हैं, करोड़ों की संगीत रजनी बोल सकते हैं। क्या बात है, वाह। और शुरुआत में किस प्रकार के गीत होते थे? शुरुआत में गीत थोड़े से साइलेंट होते थे, शादी रिलेटेड होते थे, जिनमें शादियों के बोल होते हैं, जैसे भाई की शादी है तो बहन भाई के लिए गा रही है, माँ बेटे के लिए गा रही है, तो वैसे पुरानी फिल्मों के गाने ढूंढ ढूंढ के निकाले जाते थे। तो उन गीतों में एक लिमिट के बाद उन गीतों की वो ख़त्म हो गई, वो बार बार रिपीट होने लगे, तो फिर ट्रेंड बदला। हमको ही वो सिखाने में हम ही लोगों को बोरियत होती थी कि बार बार रिश्तों नातों पे वही वही गीत बज रहे हैं, तो फिर थोड़े से अलग ढंग के डांसिंग सॉन्ग्स लिए जाने लगे रिश्ते नाते छोड़ के, कि जिन गानों में म्यूज़िक है और ऐसी म्यूज़िक है कि जिन पर डांस किया जा सके। तो बच्चों में भी धीरे धीरे कैपेसिटी आने लगी डांस की, पहले लोग बच्चे नहीं कर पाते थे, धीरे धीरे करने लगे, तो उन लोगों को रिश्तों नातों से बाहर निकल के थीम बेस्ड हुआ करते थे कि जिसकी शादी है उस बच्चे के बचपन से लेके शादी तक का कहानी तैयार की हमने। अब संगीत का स्वरूप बहुत बदल गया, अब लेटेस्ट म्यूज़िक पे भी हमने ट्राई किया, लेटेस्ट सॉन्ग लिए, अब फिर एक बार हमने ब्लैक एंड वाइट के गाने भी लिए। दौर आता है ऐसे, जब वो गाने ख़त्म हो जाते हैं, हर तरफ छाने लगते हैं, तो फिर चेंज हो जाता है। अब फिलहाल 80s, 70 और 80s के गानों पर शादी की संगीत रचनियाँ वो, जिसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और उस टाइप के सॉन्ग्स पे आजकल ट्रेंड चला हुआ, जिनके रीमिक्स आते हैं जी। बेटर म्यूज़िक के साथ। उन पे वो गाने थोड़े से डल होते हैं, उनका म्यूज़िक थोड़ा सा आवाज़ मंद होती है, तो जो उनके रीमिक्स आ रहे हैं अभी नए गाने, उन पे काफ़ी अच्छे बीट्स होते हैं, तो उन पे अब बच्चे डांस तैयार करते हैं। हाँ हाँ। और उस समय भी दूल्हा दुल्हन ने परफॉर्म किया था? नहीं, शुरुआत में दूल्हा दुल्हन नहीं परफॉर्म करते थे, इसको अच्छा नहीं माना जाता था। अब दूल्हा दुल्हन परफॉर्म करते हैं, और बहुत बार जैसे शहर से बाहर दुल्हन है, लड़का इस शहर का है, तो लड़की आके ससुराल में नहीं रह सकती। कुछ परिवार मॉडर्न होते हैं, रख लेते हैं, कुछ परिवार इसे अलाउ नहीं करते, तो बहुत बार लड़कियां मेरे घर पे रख लेती हूँ मैं 1-2 दिन के लिए, और 1-2 दिन में उन लड़कियों को तैयार करके, तो मेरा घर है, मेरी घर में ही क्लासेस होती हैं, तो सेफ़ है, उनके जैसा ही कोई परिवार है, कोई मदरली फिगर है उनके लिए, तो वो बच्चियाँ मेरे पास 1-2 दिन रह जाती हैं, मैं खुशी से उन्हें रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के अंदर इन चीज़ों का बहुत अट्रैक्शन है। दूल्हा दुल्हन नहीं किया तो क्या किया फिर। तो काफ़ी अच्छे और बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग्स पे आजकल बड़े सालसा टाइप के सॉन्ग्स बच्चे परफॉर्म करते हैं और एन्जॉय करते हैं अपनी शादी। मॅडम, आता जे संगीताचं स्वरूप आहे, म्हणजे 2-2.5 तास चालतो तो कार्यक्रम, तर म्हणजे काय काय होतं? म्हणजे सुरुवातीला काय होतं, मध्ये काय असतं, म्हणजे तो काय ग्रोथ असते त्याची? ये हर घर में अलग अलग प्रकार के होते हैं।
एक तो जब भी कोई संगीत की रिक्वेस्ट लेके आता है कि तैयार करनी है, तो सबकी एक बेसिक डिमांड होती है कि यूनिक कुछ होना चाहिए। अच्छा। सब दूल्हा दुल्हन कर न जाने कहाँ कहाँ से गाने ढूंढ के लाते हैं। मैं पहले उनसे पूछती हूँ कि आप अपनी चॉइस बताओ, मैं अपना बाद में बताऊँगी, आप पहले आप क्या चाहते हैं आप बताइए। तो जनरली मैक्सिमम लोग इसको डिमांड करते हैं कि समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक। तो बहुत बार मैं हंस के कहती हूँ उस दुनिया में यूनिक कुछ भी नहीं है, हम सब पुरानी चीज़ों को ही घुमा फिरा के वापस रिपीट कर रहे हैं। तो फिर भी तो जनरली शुरुआत होती है गणपति वंदना से। अब घर परिवार के बच्चे जब डांस करते हैं, घर के लोग जब डांस करते हैं, तो एक चीज़ पहले मैं उनके दिमाग में डालती हूँ कि आप कलाकार नहीं हैं, तो कम ज़्यादा होने पर कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से खुशी का प्रदर्शन है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में राजेश जी खुशी के कुछ ही पल आते हैं। जैसे कभी किसी दंपति की गोद में बच्चा जन्म लेता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की, फिर सालों बाद जब वो लड़के लड़की बड़े हो जाते हैं और उनकी शादियां होती है, वो दूसरा खुशी का पल होता है। तो इस खुशी के पल में पूरा परिवार सम्मिलित होता है, माता पिता, बच्चे डेफिनेटली जिनकी शादियां हो रही हैं, और परिवार के और लोग भी। ये बहुत ही इंतज़ार के बाद ये घड़ियां आती है। तो इसको, और आपने सुना होगा, ऐसे कहते हैं जब संगीत नहीं भी रहा था तभी भी ऐसी कहावतें मुहावरे थे कि मन खुशी से नाच उठा, मन खुशी से झूम उठा, मन मयूर हो गया। तो यदि नाचना बुरा होता तो इस तरह की कहावतें क्यों बनती? तो खुशी का इजहार ही या तो बहुत हंसकर बोलकर किया जाता होगा या फिर नाच के किया। आपको लगता है जब भी कुछ मन खुश हुआ कि हम झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, तो ये खुशी का इजहार है। तो इसमें परफेक्शन या बहुत ज़्यादा तैयारियों के साथ या नहीं आ रहा तो कॉन्शियस होने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली यदि दूल्हे के माता पिता नाच रहे हैं या दादा दादी नाच रहे हैं, तो उनका मंच पे खड़ा होना ही बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि इतने बड़े बुजुर्ग वहाँ पे खड़े होके कुछ भी हाथ पैर हिला रहे हैं। इनको सिखाने में डिफ़िकल्टी बहुत होती है क्योंकि उम्र के साथ इनकी मेमोरीज पुअर हो जाती हैं। तो छोटे बच्चों की, नर्सरी के बच्चों की तरह इनको सिखाना पड़ता है, और कई बार बड़ी हास्यास्पद स्थितियाँ होती है। मैं उसको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। कुछ दंपति हैं, मान लीजिए 60 साल के, बच्चे के माता पिता हैं और चाचा चाची ताऊ ताई, तो मैं उनको खड़ी होकर कुछ बता रही हूँ सिंपलेस्ट। इनको सिखाते समय राजेश जी मैं खुद भी सीखती हूँ कि किसी चीज़ को आसान से आसानतम कैसे बनाया जा सकता है। तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे तो उसको और इजी। तो ऐसे में मैं खड़े होकर बता रही हूँ तो मुझे कॉपी करते हैं, और जैसे ही मैं रुक गई वो भूल जाते हैं और फिर भौहें ऊंचे करके मुझे पूछते हैं कि आगे आगे क्या करना है। बहुत स्वीट लगते हैं। और बहुत बार तो क्लासेस चल रही हैं, गर्मी है हॉल में, तो मैं कुछ बता रही हूँ, बात करते करते मैंने कुछ एक्शंस बताए उनको, बात करते करते मुझे पसीना आया, मैंने ऐसे पूछा, तो वो सारे लोग भी यूँ तो बहुत स्वीट और बहुत अच्छा हमारा समय इन लोगों के साथ गुजरता है। तो जनरली इन शादियों में आपने स्वरूप पूछा, तो गणपति वंदना होती है तो कोई एक्सपर्ट भरतनाट्यम का है या कथक का है, या नहीं है तो जैसे तैसे उसको जुगाड़ करके सिखाया जाता है। तो एक अच्छी सी वंदना जनरली लोग करते हैं। फिर बच्चों से, घर के फैमिलीज़ के बच्चे हैं, बच्चे परफॉर्म करते हैं, छोटे बच्चे। हाँ छोटे बच्चे। फिर माता पिता हैं, बड़े फैमिलीज़ हैं, चाचा चाची। तो ये अब इनका स्वरूप बहुत, क्या बोलेंगे, अलग हो गया है, इनका स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया। पहले लोग डांस नहीं कर पाते थे तो हम जैसे तैसे करके उनको मैनेज करते थे। सारे बड़े लोगों को एक में डाल दिया, सारे बच्चों को एक में डाल दिया, ताकि वो देखने वाले दर्शकों को बोरियत ना हो। दूल्हा दुल्हन और घर की जो यंग जनरेशन होती थी वो पूरे संगीत रजनी में वो 2-4 आइटम अच्छे होते थे, बाकी सब ऐसे ही। अब हर व्यक्ति डांस कर रहा है और सबको सुविधाएं, पहले कोरियोग्राफर्स ही नहीं होते थे तो वो हमारे जैसे 2-4 लोगों को पकड़ के, तो अब कोरियोग्राफर्स घर घर जाके सेवाएं दे रहे हैं, घर में महीनों प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब जिनको नहीं भी आता वो लोग भी सीख लेते हैं और जनरली सबको आने लगा है। तो अब संगीत में डांसेस काफ़ी अच्छे होने लगे। तो अब अकेले कपल्स में करते हैं, बच्चे अलग करते हैं, सोलोज भी करते हैं। तो जब मैं कोई संगीत रजनी रखती हूँ तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि अपना मत सोचो, दर्शकों का सोचो।
उनको बुलाया है, आपने इनवाइट किया, तो उनको बोरियत नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी खुशी से करो, लेकिन ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में लंबा करते गए तो वो कोई देखने वाला वहाँ बसता ही नहीं, सब खाते पीते और चले जाते हैं। तो बच्चे एक एक बच्चा आके परफॉर्म कर रहा है, तो मैं चेष्टा करती हूँ कि मैक्सिमम ग्रुप डांसेस हो जो देखने में इंटरटेनिंग हो। और अब तो इनका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो गया है कि हम बहुत बार ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, टीम्स को बुलाते हैं कि सामने वाला यदि घर का फैमिली मेम्बर डांस अच्छा नहीं कर सक रहा तो उनको अच्छा सा बैकग्राउंड देते हैं। तो ये ब्यूटीफुल लगते हैं डांसेस। वो जो एक्सपर्ट डांसर्स या टीम आती हैं वो किसी भी डांस को कोप अप कर लेती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अपने साथ रखती हैं, तो डांसेस सुंदर दिखते हैं और वो उनकी वीडियोग्राफी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से अभी अभी तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है संगीत रजनी में, पहले ये स्वरूप नहीं था। आपका इतना सारा वर्क का एक्सपीरियंस है, एक टॉप लेवल पे कोई एक्सपीरियंस होगा तो हम हाँ जी हाँ, मैं एक संगीत रजनी मैंने यहीं पर करवाई थी, तो हमने कलकत्ता से आर्टिस्ट मंगवाए थे। अच्छा। तो वो संगीत रजनी मेरे ख्याल से करोड़ों की होगी, और इतना बड़ा मंच, आशीर्वाद गार्डन का पूरा मंच, इधर से उधर तक जो पार्किंग एरिया है, बहुत बड़ा सा मंच, बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन, और पूरा क्रेन व्रेन करके लाइट की व्यवस्था। वीडियोग्राफी की तो आजकल ड्रोन से होती है मान लीजिए, और उनकी एंट्री वगैरह बहुत ही लेविश। और हमने जो टीम कलकत्ता से मंगाई थी, उनकी ड्रेसेस इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर, ऐसा लगेगा आपको नांदेड़ में कोई आईफा अवार्ड चल रहा है। क्या बात। हाँ, तो सचमुच एक बार मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरे द्वारा कराई गई संगीत रजनी है। तो जो लोग थे वो घर के लोग भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनको जो हमने बैकग्राउंड दिया और उनके जो कपड़े थे, ऐसे लगता है कोई स्विट्ज़रलैंड से आई हुई ड्रेसेस है, कोई कॉस्ट्यूम, मतलब वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स जैसे आईफा अवार्ड में जैसे रहते हैं वैसे कॉस्ट्यूम्स उन लोगों ने यूज़ करे थे। वो बहुत ब्यूटीफुल संगीत रजनी थी, बहुत मज़ा आया। और बहुत सालों तक इस संगीत रजनी के किस्से लोग आपस में बातें करते हाँ, होंगे आपस में बातें करते हैं और इंस्पायर होते हैं। उसने करोड़ लगाए तो कोई 2 करोड़ लगा के नेक्स्ट वो करने की चेष्टा करता है, कोई 3 करोड़ लगा के चेष्टा करता है। तो इस तरह से इनके स्टैंडर्ड तो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये कौन से साल की बात है? ये अभी मेरे ख्याल से कोरोना के जस्ट पहले। अच्छा। तो ये 1 करोड़ तक का वो बजट था। यस। एक्चुअली अभी शादियां 2 रिसेप्शन होते हैं, एक संगीत रजनी का, एक दूसरे दिन मैरिज डे का। हा एवढा मोठा कार्यक्रम होतोय, तर मग त्याच दिवशी लग्न का नाही करत? मला एक जस्ट प्रश्न पडला। ये मैंने बताया ना कि ये ऐसे अरेंजमेंट्स वही लोग करते हैं जिनके पास अथाह पैसा होता है। तो इसमें जिन लोगों में क्षमता नहीं है वो डेफिनेटली इसको छोटा करते हैं जी। मैं बड़ी चीज़ों की बात कर रही हूँ। अभी ये बड़ी चीज़ें हर आदमी की स्टैंडर्ड के हिसाब से सबके घरों में होने लगी है। हाँ, तो ये तो बड़ी चीज़ें हैं। अब जिसके सामान्य लोग हैं तो वो अपने लेवल पे कई बार टेंट बना के घर के बाहर ही संगीत कर रहे हैं, कई बार छतों पे कर रहे हैं। मला तेच विचारायचं की म्हणजे कमीत कमी किंवा छोट्यासा छोटा प्रकार संगीताचा म्हणजे कसा असू शकतो तो? छोटा सा छोटा प्रकार जैसे मैं बता रही हूँ, गली में ही बाहर बैम्बूज लगा के वो कनात बना लेते हैं, उस पर छोटा सा मंच बनाते हैं, या अपने कंपाउंड में या अपनी घरों की छत पर एक छोटा सा डायस बना के, पर्दे लगा के, कनात बना के घरों में लोग संगीत करते हैं। तो उसमें घर की महिलाएं सीख लेती है, खुद ब खुद सीख लेती है, कोरियोग्राफर से तैयार करा लेती है, और वो लोग उस बड़ी संगीत रजनी को जितना कोई एंजॉय करता है, ये घर के लोग उसको भी उतना ही एंजॉय करते हैं। वो अपना हैप्पीनेस ढूंढ लेते हैं जी। लेकिन संगीत एक प्रकार से मस्ट हो गया है कि जिन लोगों में, अगर बड़े बुजुर्ग, कई बार मुझे अनुभव है जो अच्छे नहीं हैं, एक परिवार मेरे पास आता था सीखने के लिए, और वो बच्ची आए दिन नए नए बच्चे लेके आती थी, ये वाला डांस, ये वाला, जो दुल्हन थी। तो एक दिन उसकी माँ मुझे थोड़ी उदास दिखी, तो मैंने उससे कहा क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? तो वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरी औकात नहीं है कि मैं संगीत जैसा एक कार्यक्रम, एक एक्स्ट्रा दिन में कोई एक इस तरह का रखूं, लेकिन ये बच्चे मान ही नहीं रहे, मुझे इस कार्यक्रम के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थितियां भी हैं कि बच्चे चूँकि सब तरफ देखते हैं, अपरिपक्व दिमाग है, सपनों की दुनिया में जीने वाले बच्चे हैं, उनको लगता है जैसा सबका हो रहा है वैसा हमारा भी होना। तो बच्चों में अपरिपक्वता होने के कारण
इस तरह की घटनाएं घरों में होती है कि वो जिद करते हैं, या फिर वो स्टैंडर्ड के लिए जिद करते हैं कि वो लॉन में करेंगे या होटल्स में करेंगे, और माता पिता की उतनी अगर हैसियत नहीं है तो उनको डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जो भी उनके घर की स्थिति हो, संगीत तो होता ही होता है। पिछले कुछ दिनों संगीत की जो ये बढ़ती हुई स्पर्धा जैसी हो गई आजकल, कि किसी ने करोड़ का किया, दूसरा 2 करोड़, तीसरा 3 करोड़, कोई यहाँ कर रहा है, कोई और बड़ी जगह ढूंढ रहा है, नांदेड़ में नहीं पॉसिबल है, हैदराबाद जा रहा है, डेस्टिनेशन मैरिजेस में बड़े बड़े। तो इस तरह की स्पर्धाओं से जो समाज में कुछ इलनेस पैदा हुई, तो महेश्वरी समाज होता है मारवाड़ियों में एक, उसने इसको एक 8-10 साल पहले इसको बैन किया था। अच्छा। कि इस तरह से माता पिता के ऊपर अननेसेसरी बर्डन हो रहा है। और जैसा कि हमारे समाज में कुछ प्रॉब्लम्स ही हैं कि लोग डिमांड करते हैं कि हमको इतने की शादी करके दो या उतने की शादी करके दो, या संगीत ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। लड़के ने बोल दिया, अब उनकी मजबूरी हो गई, तो उसको अरेंज करने में उनको कितनी डिफ़िकल्टी होती होगी। ये सब चीज़ें देख के, ये बुराइयाँ देख के महेश्वरी समाज ने इसे बैन किया था। तो उस समय एकाएक हमारे पास संगीत रजनी आनी कम हो गई थी, तो महेश्वरी समाज आता ही नहीं था। तो एक 2-3 साल ऐसा बंद रहा, फिर उसके बाद फिर से आने लगा, यह कहकर कि हम घर के घर में कर रहे हैं, क्योंकि पूरे गांव को इनवाइट करते हैं, पूरे समाज को इनवाइट करते हैं। तो इन सारे समाज को इनवाइट करना मतलब एक दिन शादी का रिसेप्शन, एक दिन संगीत का रिसेप्शन, तो ये दुगुना खर्चा हो गया, डबल खर्चा। तो और स्टेज शादी के दिन बन रहा है, स्टेज संगीत के लिए भी बन रहा है, तो उसका डबल किराया। तो इस तरह से उन पे जो बोझ पड़ रहा था उसको देखते हुए बैन किया गया। लेकिन बाद में बच्चों ने जिद की होगी फिर से, या नई जनरेशन ही जिद करती है, तो घरों की, भाई घर के घर में करेंगे, हम बाहर गेस्ट नहीं बुलवाएंगे। वो 2-4 साल वैसे ही घसीटा गया, फिर धीरे धीरे वो बैन कहाँ गया पता नहीं, अब फिर वापस उसी स्टाइल से बड़े स्तर पे फिर से संगीत रचनियाँ होने लगी। बरं मीही पाहिलेलं आहे की आईवडिलांची तेवढी ताकद नसते, आर्थिक ताकद नसते, पण त्यांचं मन असं म्हणत असतं किंवा त्या बोलले सुद्धा आहेत की आमच्या मुलांची हौस आहे, हौस, लग्न एकदा तर होतं, सही बात है, पुन्हा पुन्हा तर होणार नाही, होईल आत्ताच खर्च होईल। सही बात है। तो बच्चों को लेकिन पता नहीं कितनी जानकारी होती है, नहीं होती। जैसा मैंने उस माता का आपको वो एक एग्जाम्पल दिया कि उसको कर्जा लेना पड़ा, तो छोटे स्तर पे की, लेकिन वो उसकी हैसियत नहीं थी। लेकिन अब दुल्हन ही यदि रो रही है और जिद कर रही है तो माँ बेचारी क्या करेगी। तो ये इसके दूसरे पक्ष हैं। पण म्हणजे कमी खर्चातही आपल्याला संगीताचा कार्यक्रम करता येतो। कर सकते हैं, अपने घरों की छतों पे लोग करते हैं ना, करते हैं। ये तो खुशी का इजहार है, आप कहीं भी कर सकते हैं। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों के कितने प्रभाव में आ रहे हैं। अब आप, हर आदमी तो एक जैसा नहीं होता। मैं तो खुद कोरियोग्राफर हूँ। मेरे घर पे जब मेरे बच्चे की शादी हुई तो मेरा बच्चा इन चीज़ों में बहुत सिंपल है, बड़ा बेटा। उसने सब चीज़ में कम करो, उनको तामझाम नहीं पसंद है। बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, एक बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रदर्शन के फेवर में रहते हैं, और एक जमात ऐसी होती है जो उनको ये प्रदर्शन अच्छे नहीं लगते। तो वो मुझे शुरू में, आप कुछ कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए कीजिए, लेकिन मेरे लिए मत कीजिएगा, मतलब उसको नहीं पसंद था। तो हमने बहुत छोटे स्तर पे कुछ परिचित दोस्तों के साथ, परिवार के साथ हमने छोटी संगीत रचनी की। पण एवढं मात्र खरं आहे की लेकिन संगीत, हमारी जितनी पॉकेट अलाउ कर रही थी हमने उतने आराम से किया। हो, हाँ, पण एवढं मात्र खरं आहे की संगीत ह्या कार्यक्रमामुळे त्या विधीला, त्या कार्यक्रमाला, एका समारंभाची एक शोभा येते। यस यस यस, आणि आपण एक आनंद घ्यायचा जो प्रकार आहे तो आनंद मिळतो सही, डेफिनेटली। अभी आजकल की जो शादियां हैं, जैसे मेरे बच्चे की शादी हुई तो उसको इतनी अच्छे से हमने प्लान किया, और इतनी अच्छी से शादी हुई कि दूल्हा और दुल्हन ने मुझे शादी के बाद बहुत सुंदर सा एक तोहफा ला के दिया और कहा कि हमने अपनी शादी बहुत इंजॉय की। ऐसा पुराने ज़माने में नहीं होता था। दूल्हा दुल्हन थक जाते थे, परेशान हो जाते थे वो लोग, उनको कुछ मज़ा नहीं आता था। इतने रिचुअल्स होते थे, इतने रिचुअल्स होते थे, और उनका कोई भी ऐसा काम नहीं होता था जो उनको आनंदित करे, उनको आनंद दे। आजकल दूल्हा दुल्हन अपनी शादियाँ खुद प्लान करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तो आजकल शादियाँ एन्जॉयमेंट का बहुत बड़ा साधन बन गई है। काही लग्न मी असेही बघितले आहेत की जिथे ना संगीताचा कार्यक्रम म्हणजे पाहुणे मंडळीवर थोपवला होता। त्यांनी कोरिओग्राफर कोण बोलवला होता की नाही माहीत नव्हतं, पण कोणालाही नाचता येत नव्हतं नीट, त्यांना डान्सची सवय नव्हती, गाण्यांचा चॉईस त्यांचा बरोबर नव्हता, आणि आम्ही ताटकळत बसलो होतो कारण जेवण लावलं नव्हतं। असं पण काही घडतं?
हाँ हाँ, होता है ना, होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ऐसा। आजकल मैंने बोला ना, अब जो नई जनरेशन आई है, अभी जो 20-22 साल के, 25 साल के जो अब शादियां हो रही है, इस जनरेशन के बच्चे अच्छा डांस करने लगे हैं। अदरवाइज बहुत बार ऐसा माथा पीटना पड़ता था कि ये मैंने क्यों ले लिया काम, मतलब इतना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उनकी खुशी है, वो खुशी से करना चाहते हैं, तो हमारा तो काम है इसलिए करा रहे हैं। अदरवाइज़ इसीलिए मैं उन लोगों को बहुत चीज़ों में रेस्ट्रिक्ट करती थी और जिद करके कि सोलो डांसिंग नहीं होगा, क्योंकि वो बोर करते हैं, उसको कुछ आ ही नहीं रहा। जी, जी। एक फैमिली में 10 बच्चे हैं, हर माँ को लगता है मेरा बच्चा परफॉर्म करना है, तो वो 10 बच्चे, तो दर्शकों की हालत सोचिए आप, उनका, आपने उनको बुलाया ना मेहमानों को, तो उन मेहमानों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो और लेडीज़ हैं, एक सोलो कर रही है, तो वो बोरियत पैदा करती जी, हैं। जी। और घर में खाना नहीं बना, लोग खाने के लिए आए तो बेचारे खाने के लिए बैठे रहते हैं। तो मेरे ख्याल से वैसी संगीत रचना अक्सर हुआ करती थी पहले, अब संगीत रचनाओं का स्वरूप थोड़ा सा बेटर हो गया। और असं होतं का की म्हणजे त्या पाहुणे मंडळीमध्ये काही जण खूप चांगले डान्सर आहेत, मग त्यांचा सोलो डान्स बसवला जातो आणि ज्यांना नाचता येत नाही त्यांचा ग्रुप डान्स बसवला जातो, हाँ, करते हैं असं हम, ॲडजस्ट करून? डेफिनेटली हम करते हैं ना। जैसे मेरे परिवार में मेरी एक यादगार संगीत है, रजनी है, मेरी सिस्टर के बच्चे की शादी में। मेरी फैमिली में सब लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं। बॉयज़ एकदम माइकल जैक्सन जैसा डांस करते हैं, लेडीज़ सब अच्छा डांस करती हैं। तो वहाँ पे जितने डांसेस आए सबको वेलकम किया, और हमने बहुत छोटे छोटे लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, ज़्यादा लंबी चीज़ें मत करो, छोटी छोटी करो। छोटे का जिद मैं हमेशा करती हूँ, 2 मिनट मैक्सिमम, 1.5 मिनट बहुत हो गया। बहुत लंबा लंबा करके चाहे माधुरी दीक्षित ही नाचे, बहुत लंबा अगर डांस होगा तो उसको तालियां कम मिलती, क्योंकि वो उकताहट पैदा करती है। डांस पहले कभी देखने को नहीं मिलते थे, सब लोग फिल्में भी नहीं देखते थे, और बाकी इस तरह की टीवी नहीं था, तो उस समय इंटरटेनिंग लगता था कि कोई नाच रहा। आज हम दिन भर डांस देखते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मेरी ही तैयार की गई संगीत रजनी मैं कभी देखने नहीं जाती, क्योंकि हम दिन भर डांस देखते हैं, हमें उकताहट पैदा होती है कि वो सेम टिपिकल टाइप ऑफ डांसिंग हाँ, एवरीवेयर, और कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं है। इवन आप इतना सोशल मीडिया के कारण इतने एक्सपर्ट डांसेस इसमें दिखते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम उनको भी नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा परोसा जा चुका है कि उकताहट होने लगी है। आयडियल जे प्रेझेंटेशन आहे, परफॉर्मन्स, तो किती मिनिटाचा असला पाहिजे? मेरे ख्याल से 2 मिनट से ज़्यादा हरगिज़ नहीं। अच्छा. आणि संगीतचा कार्यक्रम हा किती तासांचा असावा? 1-1.5 घंटे का। 1-1.5 घंटा. 1-1.5 घंटे, सो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, अच्छा शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, वैसा रहा तो लोग, देखने वाले दर्शकों को अच्छा लगता है, करने वाले को शायद और करने का मन होता हो। पण आता तुम्ही एक मला एक प्रश्न आत्ता पडला आहे, जो तुम्ही बोलता बोलता म्हणालात की तुम्ही कोरिओग्राफ, म्हणजे तुम्ही डिझाईन केलेला कार्यक्रम तुम्ही पाहत नाही, पण मग तो कार्यक्रम वेळेत पार पडतोय का नाही पडतोय, कसं होतं मग त्यावेळेस काय वो होतं? जब हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट ही देता है कि पूरी संगीत रजनी मुझे करवानी है, उसका एंकरिंग करना है, और वो मेरे जिम्मे दे दिया, तो उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं डेफिनेटली। और कुछ जनरली लोग अपने घरों के लोग लेके आते हैं, डांस सीख के जाते हैं, दे मैनेज देम सेल्फ। तो जब वो खुद मैनेज करते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी है। अगर मेरे पे ही है तो फिर मुझे वहाँ उपलब्ध रहना पड़ता है, और एंकरिंग भी करते हैं, और वो कैसे उसको पूरा ऑर्गेनाइज करना, उसका डेकोरेशन कैसा, उसके लाइट्स इफेक्ट कैसे, वो सारी चीज़ें फिर हम डिसाइड करते हैं। अच्छा. तो वो डिसाइड करते हैं, तो मेरी चेष्टा रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को पसंद आए। मग त्यावेळेसचा मेकअप, त्यावेळेसचे कॉस्ट्यूम, ह्या गोष्टीची जबाबदारी कोणावर असते किंवा कोण घेतं? हाँ, तो शादी की संगीत रजनी में जो शादी में हम कपड़े पहनते हैं, हम प्रेफर करते हैं वही कपड़े, वो गाने की डिमांड के अनुसार कपड़े नहीं पहनते। और कौन से गीत है वो जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं कि इन्हीं गानों पे? अभी जैसे हैं आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, और रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, जो रोमांटिक मैशअप्स आते हैं, तो जो कपल डांस करते जी, हैं हाँ. वो उसमें सालसा स्टेप्स पे वो डांसेस करते हैं। और बुजुर्ग लोगों के लिए कौन से गीतों का? बुजुर्ग लोगों के लिए जैसा उनकी बॉडी लैंग्वेज को सूट करता है, तो मोस्टली इंडियन डांसेस अच्छे लगते हैं, जी. तो शादी के गीत लेते हैं, क्योंकि उनको सुनने को अच्छा लगना चाहिए। ऐसे देखा गया है कि भगवान दादा
जो आर्टिस्ट थे उनके, शोला जो हाँ, भड़के उनकी जो दिल स्टाइल में। बहुत आसान है फॉलो करने में। यस 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 करते हैं, उनके गाने अभी रिमिक्स में आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। और दूल्हा दुल्हन जो हाँ। मेन सेलिब्रिटी है उनकी क्या डिमांड होती है आजकल? दूल्हा दुल्हन बहुत बड़े ड्रीम्स लेके आते हैं और उनके प्लान्स बहुत बड़े बड़े रहते हैं। वो हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं। तो मेरे पास जब डांसेस के लिए आते हैं तो उनकी उस समय की स्थितियाँ अलग होती हैं। वो लोग एक रोमांटिक दुनिया में विचरण करते हैं, तो जनरली रोमांटिक सॉन्ग्स लेके आते हैं। उनमें कभी कभी वर्ड्स बहुत अच्छे, उनको लिरिक्स पसंद आते हैं क्योंकि वो एक अलग दुनिया में उस समय रहते हैं, तो अच्छी खूबसूरत लिरिक्स वाले गीत लेके आते हैं। तो अक्सर मैं उनसे कहती हूँ लिरिक्स पे मत जाओ, क्योंकि लिरिक्स कोई सुनेगा नहीं, तुम सुन रहे हो, तुम्हारी भावनाएं अलग है। बड़े लोगों को तो गाने मालूम ही नहीं है, और उस समय लिरिक्स कोई नहीं सुनता, उस समय सुनता है म्यूज़िक जिस पे तुम कुछ डांस कर सको। तो अच्छे म्यूज़िक वाले गाने लेके आओ जिन पे तुम कुछ स्टेप्स कर सको, और वो बहते हैं उस समय लिरिक्स पे, खूब प्यार भरे लिरिक्स हैं। तो वो उनको वो स्टेंजा, वो वाला स्टेंजा बहुत अच्छा है, ये वाला स्टेंजा बहुत अच्छा है। हम सजेस्ट करते हैं कि आप अच्छी म्यूज़िक लाओ, गाने भले ही उस तरह के ही लो लेकिन म्यूज़िक अच्छी लाओ जिस पे आप थोड़ा सा मूव कर सको। तो जनरली दूल्हा दुल्हन के गाने सालसा स्टेप्स ही होते हैं क्योंकि रोमांटिक सॉन्ग्स के आते हैं। कुछ बच्चे हैं, जैसे मेरा ही छोटा बेटा और बहू है, वो बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो मैंने उनको पंजाबी डांसेस दिए और उनके कपड़े भी मैंने पंजाबी टाइप के दिए, ताकि वो, क्योंकि वो डांस कर सकते हैं तो उनको वो सिर्फ एक दो वाले स्टेप्स क्यों देना। तो उन्होंने बहुत अच्छा पंजाबी गानों पे उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया, और अभी भी बहुत सारे बॉयज करते हैं, अच्छा करते हैं। आता असं समजा की माझ्या मुलीचं लग्न आहे जी आणि मला संगीतचा कार्यक्रम करायचा आहे, जी तर मी कुठल्या कुठल्या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे किंवा कुठल्या कुठल्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे? म्हणजे त्यात बजेट आलं, गाण्यांचे प्रकार आले, डान्सचे प्रकार आले, आम्ही डान्स करू शकतो की नाही, हम्म, आमच्या घरात कोण कोण डान्सर आहेत, कोण कोण नाही आहेत, हम्म, स्टेज, हम्म, कपडे, हम्म। या सगळ्या गोष्टीबद्दल. सबसे पहले तो जब शादी की डेट आ गई तो हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग में यदि आपने संगीत का करना है तो आप एक अच्छा सा कोरियोग्राफर ढूंढो, और फिर शादी कहाँ करनी है, वो वेन्यू क्या है, उसकी डिमांड कितनी है, आपको कितना बजट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि सबसे पहले आप अपना बजट निश्चित करो, क्योंकि ये सब चीज़ें पैसा खींचने वाली चीज़ें। तो मंच कैसा बनेगा, और फिर डिसाइड हो गया, मंच हो गया, कोरियोग्राफर डिसाइड हो, तो आपके पास डांस करने वाले लोग कितने हैं, फैमिली में कितने लोग हैं। तो दूल्हा दुल्हन है, माता पिता, आपके सारे रिलेटिव्स। और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स शादियों के संगीत में हमारे पास ये आती है कि भले ही लोग 6 महीने पहले आके हमसे डिस्कस करके जाएं, संगीत रजनी तैयार होती है 5-6 दिनों में। अच्छा. क्योंकि दूल्हा कहीं काम कर रहा है, छोटा शहर है, दूल्हा कहीं जॉब पे है, दुल्हन कहीं और है, रिश्ते नातेदार भी कहीं कहीं से आते हैं, तो घर में लोग ही नहीं होते जो डांस सीखे। तो बहुत बार साल भर पहले लोग डिस्कस कर जाते हैं, लेकिन वो संगीत तैयार करने के लिए जो हमें दिन मिलते हैं वो मात्र 7 दिन, 8 दिन, और कभी कभी तो 3-4 दिन ही। तो ऐसे में मेरे घर में सुबह से शाम तक उन लोगों का जमावड़ा रहता है, मतलब मैं पूरा दिन उनके लिए पैक होती हूँ। वो जब उनको समय, और शादी आ गई मतलब घर में रिचुअल्स शुरू हो गए, तो रिचुअल शुरू हो गए, माता पिता के पास इतने ढेरों काम है, तो उनके पास अब प्रेशर है, दिमाग पे प्रेशर है, और ये बच्चा है, दूल्हा भी है, उसको 2500 काम है, तो अब वो सीख तो रहे हैं लेकिन उन्हें याद नहीं हो रहा। हाँ. तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है कि वो अब स्ट्रेस में है, नहीं आ रहा तो और घबरा रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं। तो ये मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन ये शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, कि थोड़ा सा प्रायर सीखें। आपको भी सजेस्ट करूँगी, प्रायर सीखो, महीने भर पहले सीख लो, घर पे प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ऐसे फंक्शंस में घर के फैमिली के मेंबर्स ही काम करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि वो समय से पहले, मतलब शादी के समय आते हैं 4-5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले, तो उतने से समय में हमको ये संगीत रजनियाँ तैयार करनी पड़ती हैं। तो एक प्रकार का प्रेशर इन लोगों पे भी होता है, हम पे भी होता है, लेकिन जैसे तैसे हो जाता है। तो यदि आप पहले से करेंगे तो शायद इनके स्वरूप और बेहतर और अच्छे हो सकते हैं। और किस तरह के गानों का चयन किया जाना चाहिए? गाने बेसिकली जो हम सोचते हैं
तो सोबर होने चाहिए, क्योंकि दर्शक जो होते हैं पारिवारिक फंक्शन है, दर्शक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, पारिवारिक रिश्तेदार मित्र होते हैं, घर के बुज़ुर्ग होते हैं। तो हम चेष्टा करते हैं कि गाने ऐसे हों जो सोबर हों, जिन पर डांस भी सोबर किया जाए, और जो जाने पहचाने गाने हों। लोग यूनिक के चक्कर में बहुत बार क्या एकदम नई नई चीज़ें उठा के लाते हैं। तो पहली बार जब कोई गाना सुनते हैं तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि लिरिक्स तो समझ में ही नहीं आती, और म्यूज़िक से भी चूँकि हम पहचान नहीं होती हमारी, तो उसको ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिलता। जनरली नई जनरेशन बोलती है यूनिक चीज़ें, तो इसमें ये डिफ़िकल्टी होती है। जो गाने फेमस होते हैं, चिर परिचित होते हैं, चाहे पुराने हो, चाहे मिडल उसके हो, चाहे आज के हों, तो ये जो फेमस सॉन्ग्स होते हैं, इनको लोग फिर वो डांस कैसा भी करें उसको अप्रिशिएशन बहुत मिलता है, लोग उससे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं गाने इस तरह के हों जिन्हें मैक्सिमम लोग जानते हों। अच्छा, तो आपल्या ह्या गप्पांच्या आपण आता शेवटाला आलेलो आहोत. जी तर एकंदरीत तुमचा एक्सपिरियन्स पाहता आणि लोकांच्या अपेक्षा, जी तुमचा अनुभव आणि लोकांच्या वाढणाऱ्या अपेक्षा याबद्दल तुम्ही लोकांना काय सांगाल बरं? म्हणजे ह्या तो वाढणारा खर्च जी आणि मिळणारा आनंद. डेफिनेटली अब हमारा तो काम है, हम अपने काम को अपग्रेड करते रहते हैं। सिखाने के दौरान कोई भी टीचर खुद भी सीखता है, तो हम भी नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं। जो चीज़ हम कर चुके हैं उससे कुछ अलग नया, जो ज़्यादा अच्छा दिखे, तो हम भी अपने लेवल पे कोशिश करते हैं। हमारे भी चार्जेस बढ़ रहे हैं, और जिस प्रकार के संगीत आज प्रेजेंट होने लगे हैं, स्टेज बनते हैं, डेकोरेशंस होता, तो हर चीज़ का चार्ज बढ़ता जा रहा है। लोग पेमेंट कर भी रहे हैं। तो मैंने बताया ना, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। वो भी हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो भी हैं जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास भी है, और अति सामान्य लोग भी हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें, ये चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हमारे जैसे लोग अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम उनको रिबेट में या फिर कम, और कहीं कहीं आवश्यकता हुई तो हम फ्री में भी करते हैं, कि लगता है कि परिवार की वैसी हालत नहीं है तो हम फ्री में भी सिखाते हैं। मेरा तो काम है, थोड़ी सी शरीर की हरकत ही तो है, कोई बात नहीं, मैंने कुछ खरीद के तो उनको अलग से दिया नहीं। तो ये सेवाएं भी हम देते हैं। लोगों की अपेक्षाएं, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको बहुत खुद से भी और दूसरे लोगों से भी, समाज से भी, हर चीज़ से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। बहुत बड़े बड़े ख्वाब बच्चे देखते हैं, क्योंकि ये फ़र्क आया है सोशल मीडिया के कारण। कुछ साल पहले जब सोशल मीडिया उपलब्ध नहीं थी, तो हमें अपने आसपास की कुछ चीज़ें दिखती थी, हमारी दुनिया बहुत छोटी जी. थी। आज आप बेहतर से बेहतर चीज़ें सोशल मीडिया पे देख रहे हो, तो ये समझने की बच्चों को या माता पिता को आवश्यकता है कि सब चीज़ सब आदमी नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे लिमिटेशंस है। कला का लिमिटेशन हो सकता है, पैसों का हो सकता है, घर परिवार की सोच का हो सकता है, रूढ़िवादिता का हो सकता है। आप अचानक एक दिन में अपने परिवार को रूढ़िवादिता से निकाल के मॉडर्न नहीं बना सकते। घर के जो बुज़ुर्ग हैं, हम उनसे, बच्चे, नई जनरेशन के बच्चे फ़ाइट करते हैं कि उनके यहाँ होता है, आपने नहीं करने दिया, वो ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन आप सडनली किसी को ऐसे सडनली आप उनका रूपांतर नहीं कर सकते। उनको बनने में बहुत वक्त लगेगा, सालों से विचार बने हुए, उनको तोड़ने में वक्त लगता है। और ऐसे में क्या होता है, चीज़ें जब ज़बरदस्ती होती है तो वो टूट जाती हैं, वो परिवर्तित नहीं होती है, वो टूट जाती है। तो बहुत बार इन सब चीज़ों से फैमिलीज़ में डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं। तो जो सामान्य लोग हैं, अपने देश में सामान्य लोग ज़्यादा हैं। अमीरों की एक जमात है, अपर मिडिल क्लास की भी एक जमात है, लेकिन ज़्यादातर लोग सामान्य हैं। तो जब ये सामान्य बच्चे या परिवार बड़े लोगों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो इनको डिफ़िकल्टी आती है। तो बच्चों ने ख्वाब तो बड़े बड़े देख लिए, और जब पूरे नहीं होते, तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत, एक खूबसूरत जीवन की शुरुआत ये लोग करने जा रहे हैं। अपेक्षाएं भंग होने पर ये शुरुआत ही ख़राब हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को चाहिए कि वो अपने बच्चों को परिपक्वता सिखाए। ये चीज़ खुशियाँ ज़रूर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह का आडंबर भी है। आपको खुशियाँ देती है, लेकिन ये नहीं करोगे तो आप खुश नहीं रहोगे, ये किसने कहा? यदि शादी में संगीत नहीं हुआ तो आपकी शादी अच्छी नहीं हुई, किसने बताया? तो खुशियाँ किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होती।
खुशियाँ आपकी अच्छी मानसिकता पर और आपके अपने आप पर ही निर्भर करती है। सूखी रोटी खाकर भी लोग खुश होते हैं, पकवान खाकर भी लोग दुखी रह सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों में अपने बच्चों को और चीज़ें सिखाने के साथ साथ परिपक्वता भी सिखाएं, मैच्योर बनाएं। हमारी खुशियाँ किसी बाहरी चीज़ पर डिपेंडेंट है, इससे हम अपने बच्चों को बताएं कि ये आवश्यक नहीं है कि बाहर साधनों से ही हम खुश रह सकते हैं। तो जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, कवि नीरज का एक दोहा है कि कागज़ की एक नाव पर है ये आज सवार, कागज़ की एक नाव पर आज है सवार, प्रेम का दरिया प्रेम से प्रेमी करेंगे प्यार। तो शादी में सिर्फ प्रेम की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। प्रेम ही है जो शादी को खुशहाल बनाता है और शादी के बंधन को ज़िंदगी भर के लिए खुशहाल रखता है। खूप खूप महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या मॅडम तुम्ही. म्हणजे खरं तर ग्लॅमरच्या जगात राहून सुद्धा सामाजिक भान तुम्ही खूप छान जपलेलं आहे आणि आनंद हा मान्यावर असतो येस हे तुम्ही खूप छान समजावून सांगितलं.